स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी भूगोल का, और इसमें हम देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 4th है वो, और ये संबंधित है यहाँ पर वायु से संबंधित। जी हाँ, इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न जो है आपको कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और चलिए इसे समझते हैं, और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन बातों को हम थोड़ा प्रश्न के रूप में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई, ये हम सब जानते हैं, और उसी को हम कहते हैं वायुमंडल। जी हाँ, वायुमंडल जो होता है ये सभी पृथ्वी पर जो भी जीव होते हैं सभी के जीवित रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, और हम सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं, क्योंकि ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। साथ ही साथ जो सूर्य की किरणें होती है जिनमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती है, और उनके प्रभाव से वायुमंडल हमारी रक्षा भी करता है। यदि ये सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर भी जल सकते हैं, या फिर रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। देखिए, दोनों ही बातों में दोनों ही तरीके से आपको गर्मी से भी बचा रही है, साथ में ठंड से बचा रही है, दोनों ही स्थितियों में आपकी सुरक्षा कर रही है। तो ये एक प्रकार की वायु राशि है, और जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। तो देखिए, वायुमंडल जो है किस प्रकार से हमें पृथ्वी पर जीवन को अनुकूल बनाता है। आगे हम बात करते हैं वायुमंडल का जो संगठन है उसके बारे में। वायुमंडल का जो संगठन है वो किस प्रकार का है, तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल जो होता है उसके अंदर अनेक तरह की गैसें होती है। इनमें से कुछ गैसें जो होती है, जैसे कि वायु जिसका उपयोग हम श्वास लेने के लिए करते हैं, वो वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बनाती है। अब देखिए, दो ऐसी गैसें हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस चित्र के अंदर वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो कि 78% है, और ऑक्सीजन जो कि 21% होती है। अब ये दोनों गैसें जो होती है लगभग पूरा पार्ट जो है वो कवर कर लेती है, और कुछ गैसें जो होती है सूक्ष्म रूप में कम मात्रा में होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन, ये काफी कम मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ साथ इस वायुमंडल में गैसों के अलावा कुछ धूल के छोटे मोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका प्रतिशत है, तो दो गैसें जो है, एक प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, तो ये जानते हैं, हमेशा पढ़ते आए हैं, नाइट्रोजन गैस। परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना है, 78% होती है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन 21% होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसका प्रतिशत भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है 0.03% के रूप में। चलिए, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एक बात जो है, हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे भी समझ लेते हैं, जिससे संबंधित कभी कभी कुछ बातें पूछ ली जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में जब फैल करके पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के को पृथ्वी पर ही रोक देती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर देती है, और इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो देखिए, यहां से एक प्रश्न बनता है, ग्रीन हाउस गैस का नाम पूछ लिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो इस गैस के रूप में होती है। और इसके अभाव में यदि हम बात करते हैं, तो यदि CO2 ना हो तो इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी भी हो जाती है कि इस पर रहना भी असंभव होता है। किंतु जब कारखाना एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और उसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पृथ्वी पर CO2 का जब उत्सर्जन ज्यादा होगा तो उस स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और तापमान में इस वृद्धि के कारण क्या असर हो सकता है, तो देखिए, इसका सबसे ज्यादा असर जो है ठंडे प्रदेश में होगा। वहां पर जो बर्फ जमी है ना वो पिघलती जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जल स्तर है उसमें वृद्धि होगी, जिससे कुछ तटीय क्षेत्र जहां पर कुछ आबादी रहती है उन क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, और इसकी दीर्घ अवधि में इसका जो परिणाम होगा, इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। यदि लंबे समय तक इसका जो है असर बना रहा, तो इससे जलवायु भी परिवर्तित हो सकती है, जिससे कि
कुछ पौधे, पशु और जीव जो हैं वो लुप्त हो सकते हैं। तो इतना बड़ा इसका परिणाम शामिल हो सकता है इसकी मात्रा बढ़ने में। चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर आते हैं हमारे वही पुराने टॉपिक पर। नाइट्रोजन वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में हम कुछ नाइट्रोजन को भी ले जाते हैं और उसे बाहर भी निकाल देते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ही जा रही है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत भी काफी ज्यादा है, तो हम उसे भी लेते हैं और उसे भी बाहर कर देते हैं। परंतु यदि हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधे जो होते हैं ना, पौधों को अपने जीवन के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वो किस प्रकार से नाइट्रोजन को लेते हैं, इससे टॉपिक से भी बहुत बार प्रश्न बनता है और पूछा भी जाता है। देखिए, पौधे जो होते हैं ना, कभी भी सीधे वायुमंडल से कभी भी N2 को नहीं लेते हैं, वो इस रूप में इसे नहीं लेते हैं, वो इसे बदल करके लेते हैं। तो वो इसे NO2, NO3, नाइट्राइट आदि के रूप में से लेते हैं। अब देखिए कैसे लेते हैं, समझते हैं। मिट्टी जो होती है, जिसे मृदा भी कहते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जो जड़ें होती है ना, उनमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन को लेते हैं और इसका स्वरूप बदल देते हैं, और इसी का प्रयोग पौधे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो जीवाणु है ना, वो N2 से उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने का कार्य वो जीवाणु कर देता है, और उसी रूप में जो होते हैं पौधे जो होते हैं, बदले हुए स्वरूपों से लेते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस होती है, और मनुष्य तथा पशु श्वास लेने में वायु से भी ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो समान बनी रहती है। अब देखिए, हम श्वास लेने में ऑक्सीजन तो ले जाते हैं, पर हरे पौधे जो होते हैं फिर से उसे प्रोड्यूस कर देते हैं, और इस प्रकार से उसका जो चक्र है, उसकी जो संतुलन की स्थिति है, वो बनी रहती है। अब देखिए, यदि हम पेड़ पौधों को ज्यादा नष्ट करेंगे तो फिर ये संतुलन क्या होगा, ये बिगड़ जाएगा। तो यदि वृक्ष कटते हैं ना, तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य एक महत्वपूर्ण गैस है, और हरे पादप जो है अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन हमें वापस कर देते हैं, दे देते हैं। मनुष्य और पशु जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मतलब हम छोड़ते हैं, पौधे ले लेते हैं, पौधे छोड़ते हैं, हम ले लेते हैं, और उसी से ये जो हमारा संतुलन है ना, ये बराबर बना रहता है। और परंतु यह संतुलन कुछ कारण जैसे कि कोयला है, खनिज तेल है आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अब देखिए, इनको जलाते हैं हम, तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ आयतन होता है ना, वो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखिए, पौधे तो CO2 को ले रहे हैं, पर हम इतनी ज्यादा पृथ्वी पर CO2 को उत्पन्न कर रहे हैं, हम डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि को जला करके, कि पौधे भी उसे उतनी मात्रा में नहीं ले पाते हैं, उसका आयतन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और जितने पौधे हैं उतनी तो ले लेंगे, परंतु उसके बाद जो बची रहेगी वो कहाँ रहेगी, वो हमारे वायुमंडल में। तो उससे क्या होगा, हमारा जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। चलिए, एक और पॉइंट यहाँ पर हमें मिलता है देखने को, कि जब भी वायु जो होती है ना, वो गर्म होती है, और गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। अब देखिए, ठंडी वायु जो होती है ना, वो सघन और भारी होती है, तो इसलिए उसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, और गर्म वायु जो होती है उसके ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, विरल होगी तो ये ऊपर उठती है। और जब भी ये गर्म वायु ऊपर उठती है ना, तो अपने आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा जो होती है ना, वो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पर आ जाती है। इस प्रकार से वायु चक्र जो है चलता रहता है। मतलब हवा कैसे चलती है, ये हमें यहाँ पर इसमें सीखने को मिल रहा है। अब दो बातें समझिएगा सिर्फ आप, कि ठंडी वायु जो होगी सघन होगी और नीचे रहेगी, गर्म वायु ऊपर जाएगी, विरल होगी, मतलब कि उसमें
फैलने का गुण होता है। तो गर्म वायु फैल तो जाएगी, बाहर बह जाएगी, पर उसके स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु वहां पर आ जाती है। इस प्रकार से हवा जो होती है वो चलती है। चलिए आगे हम देखते हैं हमारे वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, चलिए देखें। देखिए हमारा वायुमंडल जो होता है 5 परतों में बटा होता है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और ये मंडल इस प्रकार से हैं और इन परतों से बहुत बार प्रश्न बने हैं। देखिए पहली परत तो यहाँ पर एक क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल को आप देखेंगे ना तो पृथ्वी के सबसे नीचे वाली परत है जो पृथ्वी के समीप की है। फिर है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। अब देखिए हर मंडल में कुछ ना कुछ घटनाएं इनसे जुड़ी है और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं कि भाई बताइए कि जो रेडियो तरंगें होती है वो कौन से मंडल से आती है, ओजोन कौन से मंडल में स्थित होती है। इस प्रकार की प्रश्न जो है ना इनसे बनते हैं। तो आप इनको समझिएगा और इनमें जो भी कारण या प्रश्न बनने लायक है उस बात को समझिएगा। देखिए क्षोभ मंडल की हम बात करते हैं तो ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ना वो तो 13 किलोमीटर ही है और हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु से श्वास लेते हैं। मतलब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हुई वो कौन सी हुई, क्षोभ मंडल। अब इसमें मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण आदि सब कुछ इसी मंडल के अंदर होता है। तो मौसम संबंधी बदलाव हैं, मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर ही होगी। हमारी श्वास लेने वाली वायु भी इसी मंडल के अंदर है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है। अब समझ गए आप। चलिए अगले मंडल की बात करते हैं। अगला मंडल है हमारे लिए समताप मंडल और इससे बहुत बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। देखिए इस मंडल की विशेषता क्या है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है और यहाँ पर बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग ये मुक्त होती है। मतलब यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां जो है ना वो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए बहुत आदर्श होती है। अब देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो परत है वो समताप मंडल है। इस परत में हवाई जहाज जो है वो काफी अच्छे से उड़ेंगे क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर लगभग ना के बराबर होती है। और इसमें एक और बात होती है, समताप मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। देखिए यहाँ पर 2 चीजों से प्रश्न बन सकते हैं। हवाई जहाज यहाँ पर उड़ने के लिए उपयुक्त है ये परत और साथ ही साथ ओजोन परत यहाँ पर है, हमारी रक्षा करता है ये मंडल समताप मंडल। चलिए अब हम अगले मंडल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला मंडल जो है हमारा वो है मध्य मंडल और मध्य मंडल अब यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ये सीमा है। इसके बाद यहाँ पर समताप मंडल लग गया और समताप मंडल में ही हवाई जहाज को भी उड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं। ओजोन परत भी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। तो ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है इसी परत में आने पर जल जाते हैं। तो उल्का पिंड है यहाँ पर इसमें जल जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं बाह्य वायुमंडल की। अब बाह्य वायुमंडल जो है, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल में इस परत का एक भाग है 80 से 400 किलोमीटर तक और ये रेडियो संचार के लिए उपयुक्त होता है यहाँ पर बाह्य वायुमंडल। अब देखिए आयन मंडल भी कह देते हैं इसको कि आयन मंडल की इसकी एक परत होती है इसमें और रेडियो संचार के लिए ना इस परत का उपयोग होता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर भेज दी जाती है, परावर्तित कर दी जाती है। तो ये जो मंडल हमने देखा ये रेडियो संचार के लिए है। आगे हम बात करते हैं बहिर्मंडल की। वायुमंडल के सबसे ऊपर की जो परत है वो बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है और ये वायु की पतली सी परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम है
एवं हाइड्रोजन है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये बिल्कुल पतली सी परत होती है और सबसे ऊपर की परत जिसे हम बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बहिर्मंडल की पहले जो हमने परत देखी थी ना उसे आयन मंडल भी कह देते हैं। कभी कभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आयन मंडल रेडियो तरंगों से संबंधित होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं मौसम और जलवायु की। अब मौसम और जलवायु जो होती है ये क्या होती हैं? तो जैसे हम सोचते हैं कभी कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज का दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, या फिर कितनी ही बार हम ऐसे क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर भी अनुमान लगाते हुए सुनते हैं। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर भी एक रेडियो है और उसके मस्तिष्क उसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम की परिभाषा क्या हो गई? मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे प्रतिदिन की जो स्थिति है उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, आर्द्र और गर्म मौसम जो होगा ना वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में यदि ऐसे मौसम रहे तो। और अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, तो हमें ऐसी उपयुक्त मौसम का ही चुनाव करना चाहिए जिसमें हमारा पढ़ने में मन लगे, और इसमें हम कहीं घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। मतलब लंबे समय में किसी भी स्थान का जो मौसम ऐसे ही बना रहता है तो वहां पर हम उसे उस स्थान की जलवायु कह सकते हैं। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब आपको एक और प्रश्न यहाँ पर मिलेगा नया सा, क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 अरबवा भाग जो है उसी को ही प्राप्त करती है। मतलब सूर्य का इतना सा हिस्सा 2 अरबवा भाग ही पृथ्वी प्राप्त करती है। चलिए आगे हम बात करते हैं तापमान की। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है, और वायु में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम को ही हम तापमान कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है बल्कि ये ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज्यादा गर्म हमें देखने को मिलता ही है। अब देखिए तापमान तो हम जानते हैं, पर एक और नई चीज यहां पर मिलेगी आपको, आतपन। तापमान से कुछ हटकर है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है ना उसी को हम कहते हैं आतपन। अब देखिए सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को मिल रही है पृथ्वी ने उसे रोक लिया, तो पृथ्वी ने जो रोका है जितना भाग ऊर्जा का उसी को क्या कहा जा रहा है? आतपन कहा जा रहा है। आतपन जिसे हम सूर्य तप कहते हैं, मतलब सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी जितनी तप जाए। तो देखिए सूर्य तप की जो मात्रा होती है ना भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अब पृथ्वी की स्थिति को आप देखेंगे, पृथ्वी से गोल रूप में है, भूमध्य रेखा कहाँ पर है? भूमध्य रेखा यहाँ पर बीच में से होकर जा रही है। ध्रुव कहाँ पर है? इसके ऊपर और नीचे। तो सबसे ज्यादा जो सूर्य का तापमान होगा तब होगा ना सूर्य पृथ्वी यहाँ पर गर्म होगी, फिर धीरे 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 इधर जाने पर कम होगी, वैसे ही इधर नीचे की साइड होगा। तो इसी को कहा है कि ध्रुवों की ओर जाने पर ये घटता है। क्या आगे हम देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है ना बर्फ से क्यों ढके हैं? क्योंकि भाई वहां पे गर्मी कम मिलती है, पृथ्वी कम गर्म होती है, इसलिए वो बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये गर्मी इतनी हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। मतलब ज्यादा ही गर्म हो जाएगी पृथ्वी तो फिर फसलें नहीं उग पाएंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गांव में अब देखेंगे ठंड ज्यादा पड़ती है पर शहरों में कम पड़ती है, क्योंकि वहां पर वाहन होते हैं, कारखाने होते हैं, उद्योग होते हैं, तो उस वजह से वहां पर गर्म वातावरण धुएं के कारण बना रहता है। और गांव जो होते हैं ना एकदम क्रिस्टल होते हैं, क्लियर होते हैं। यहाँ पर सही मौसम का मजा मिलता है गांव के अंदर। ठंड में हम देखते हैं भरपूर ठंड पड़ेगी, गर्मी में भरपूर गर्मी भी पड़ती है।
है ना। तो सही स्थिति हमें गांव में ही पता लगती है। अब दिन के समय हम देखते हैं एस्फाल्ट से बनी सड़कें जो होती है, यानी कि जो डामर से बनी हुई सड़कें होती है, धातु और कंक्रीट के बने भवन गर्भ भवन हो जाते हैं। और रात के समय ये सब जो होता है ना ऊष्मा छोड़ते हैं, मुक्त होती है इनसे ऊष्मा। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवनों गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान जो होता है ना वो बढ़ जाता है। एक और प्रश्न यहाँ पर हमें मिलेगा, तापमान को मापने की जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने, और उन्हीं के नाम पर इसे पैमाना नाम दिया था सेल्सियस पैमाना। और सेल्सियस पैमाना जो होता है उस पर हम जल जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यहाँ पर जल का हिमांक और क्वथनांक आपको देखने को मिल रहा है इशारे में, यानी कि 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं वायु दाब की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु जो है ना हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ में एक बल लगाती है, और किंतु इसका हमें एहसास कभी नहीं होता। मतलब हवा हमारे शरीर के ऊपर एक प्रेशर लगाती है पर हमें महसूस नहीं होता है। अब हमें महसूस क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वायु का दाब जब भी हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, मतलब हवा ऊपर से प्रेशर लगा रही होती है, हमारा शरीर नीचे से लगा रहा है, तो वो बराबर हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि दोनों बल किधर से लग रहे हैं। और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब जो होता है ना वही हमारा वायु दाब कहलाता है। अब वायु दाब को समझ गए, पृथ्वी की सतह पर हवा जो प्रेशर लगा रही है वो वायु दाब है। और जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं ना तो दाब तेजी से गिरने लगता है, मतलब दाब में कमी आने लगती है। समुद्र की सतह पर दाब जो होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई जाने पर यह घट जाता है। और वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित भी होता है। अधिक तापमान जहां पे होगा, मतलब जो गर्म क्षेत्र होगा ना, वहां पर वायु क्या होगी, गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। अब देखिए निम्न दाब कैसे हुआ, क्योंकि वातावरण गर्म है, वायु विरल हो जाएगी, कम दाब लगाएगी, तो वो क्षेत्र कैसा बनेगा, निम्न दाब का। और निम्न दाब का जो क्षेत्र होता है ना, बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ में जुड़ा होता है। अब कम तापमान वाला जो क्षेत्र होता है वहां की वायु ठंडी भी होती है और इसके फलस्वरूप ये भारी भी होगी, और भारी वायु निर्मित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी। मतलब जो क्षेत्र ठंडा होगा वहां पर वायु दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों? वायु सघन है, भारी है, घनत्व उसका ज्यादा होगा। और उच्च दाब के कारण हम देखते हैं इस उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, मतलब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर करेगी। अब देखिए उच्च दाब कहां पर है, ठंडे क्षेत्र में, निम्न दाब कहां पर है, गर्म क्षेत्र में, तो मतलब हवा ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पवन के बारे में। पवन वही हवा है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसी को हम पवन कहते हैं। आप पवन का काम करते हुए देख सकते हैं, पवन को काम करते हुए कैसे, जब सड़क पर गिरी पत्तियां होती है वो वायु उनको उड़ाती है, अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे धूल या महीन धूल को भी आप उड़ते हुए देख सकते हैं इसमें। और कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना ही मुश्किल हो जाता है। अब आपने ऐसा तो फील जरूर किया होगा कि तेज पवन जो होती है उसमें हम छाता लेकर नहीं चल सकते, तो आसान नहीं होता चलना उसमें। और तीन ऐसे कुछ उदाहरण देखिए जहां पर तेज पवन के कारण आपको कोई समस्या हुई, तो ये हमारे लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि हम उसे समझ सकते हैं। यहां से फिर आपको एक प्रश्न मिलेगा
पवन का नाम जो होता है ना, उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं पछुआ पवन। अब पछुआ पवन किसे कहेंगे? पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर कुछ और पवनों को देख सकते हैं। देखिए, पवनों के प्रकार हैं। स्थायी पवन। स्थायी पवन व्यापारिक पश्चिम से पूर्वी पवनें जो हैं वो स्थायी पवनें होती है और ये वर्ष भर निश्चित दिशा में ही चलती रहती है। अब देखिए, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र से, तो पश्चिम क्षेत्र से और पूर्वी क्षेत्र से, अब ये आपकी पृथ्वी की स्थिति है। यहाँ पर आपका पूर्वी क्षेत्र है और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ये, और ये आपका उत्तरी क्षेत्र है और नीचे आपका दक्षिणी क्षेत्र होता है, ये है ना। अब इसमें आप समझ सकते हैं, पूर्व व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, मतलब कि जो इधर से जो चला करती है, इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से, ये हमारी स्थायी होती है। फिर है मौसमी पवनें। तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में चलती है, मतलब मौसम के अनुसार, और इनकी दिशाएं जो होती है ना बदलती रहती है। उदाहरण के लिए मानसूनी पवनें, और मानसूनी पवनें जो होती है कभी किधर से कभी किधर से, इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। और एक होता है स्थानीय पवनें। अब स्थानीय मतलब जो क्षेत्र विशेष के स्थान के कारण चलती है, वो स्थानीय पवनें। स्थायी अलग है, स्थानीय अलग है, दोनों में अंतर है। स्थायी मतलब फिक्स है, जिनका बहने की दिशा निश्चित है, और स्थानीय क्या है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष के दिन या कुछ विशेष समय जो होता है ना, उसी पर वहां पर चला करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें, स्थल एवं समुद्र समीर, और क्या आपके भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों याद है, जिसे हम लू कहते हैं। अब लू अपने यहाँ पर मई के महीने में चला करती है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं एक चक्रवात या प्राकृतिक आवेश की। जो प्रकृति का आवेश गुस्सा है वो किस प्रकार से आता है, तो यहाँ पर एक चित्र को देखें। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, है ना। और 29 अक्टूबर 1999 को एक और महाचक्रवात आया था, जिसने राज्य के बड़े भाग में बहुत तबाही मचाई थी। पवनों का वेग जो था ना, वो वर्षा और ज्वारी प्रोत्कर्ष से हानियां हुई, और लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पवनें यहाँ पर 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। और इन पवनों से, तीव्र वेग वाली पवनों से पेड़ों को उखाड़ दिया गया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवन, घर की छत भी उड़ गई, साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइन सब कुछ कट गई। और चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठा हुआ ज्वारी तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें भी पूरी तरह नष्ट हो गई। तो ये एक चक्रवात के द्वारा हुआ विनाश को हमारे सामने चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और ये हम इसे समझ सकते हैं कि चक्रवात या प्राकृतिक आवेश जो होता है वो कितना भयानक हो सकता है और सब कुछ तबाह भी कर सकता है। इसी में आगे यहाँ पर 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण भी ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरिसामा और बालीकुडा नामक के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक, 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों, फलों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ और ज्वारी प्रोत्कर्ष से हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र जो था ना वो अनुपजाऊ हो गया। मतलब वहां की मिट्टी जो थी ना वो भी अनुपजाऊ हो गई। साल, सागवान, बांस के बागान के विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच में स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। देखिए कितना नुकसान यहाँ पर हमें इस
लेख में देखने को मिल रहा है, चित्र में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं आर्द्रता की। आर्द्रता देखिए क्या होती है। जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा होती है ना, उसे हम आर्द्रता कहते हैं। और ये वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। मतलब वायु में जलवाष्प की बहुत ज़्यादा मात्रा आर्द्र दिन कहलाएगी। और जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में हमें कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं इस दिनों में। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू कर देता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है, और बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में ना तैर सके तब ये वर्षण का रूप में नीचे आती है, वर्षा के रूप में। और आकाश में हम उड़ते हुए जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद धुआं का चिन्ह देखते हैं, है ना, लाइन देखते हैं। और इनके इंजनों से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये नमी कुछ देर तक हमें उसी पथ के रूप में दिखाई पड़ती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है, और ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही हमें प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तब ये जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले इलाकों में बाढ़ का कारण भी बनता है। और इसी क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इस धरातल को ताजा जल प्रदान होता है वर्षा से हमें। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी में देखने को मिलती है, सूखा पड़ जाता है, और इसके विपरीत अगर वर्षा अच्छी होती है तो फिर बाढ़ भी आ जाती है। तो यहाँ पर वर्षण के कुछ दूसरे रूप भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हिम के रूप में, सेमी वृष्टि, ओला आदि, ये सभी वर्षा के ही रूप हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर था ना वायु, ये समाप्त होता है। और चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।